Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the different elements of IMC, that is Integrated Marketing Communication. Now IMC क्या होता है, इसके बारे में हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा, जिसमें हमने देखा था कि यहाँ पे मार्केटिंग कम्युनिकेशन की जाती है। मार्केटिंग कम्युनिकेशन करना मतलब क्या, कि जहाँ पे एक मार्केटर अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को इन्फॉर्म करते हैं। बिकॉज जब भी कोई नया प्रोडक्ट होता है तो उसके बारे में कस्टमर्स को पता नहीं होता है, तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन के थ्रू मार्केटर्स क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को इन्फॉर्मेशन देते हैं या कस्टमर के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। तो उसको मार्केटिंग कम्युनिकेशन बोलते हैं, या उसको ही हम लोग प्रमोशन भी बोल सकते हैं। लेकिन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, तो अलग अलग प्रमोशन के टूल्स होते हैं जिनको यूज करके यहाँ पे जो मार्केटर्स है वो मार्केटिंग कम्युनिकेशन करते हैं। तो वो कौन से प्रमोशनल टूल्स होते हैं या कौन से वो एलिमेंट्स है जिसके थ्रू एक मार्केटर अपने प्रोडक्ट के बारे में टारगेट कस्टमर्स को मार्केटिंग कम्युनिकेशन करते हैं, तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। सबसे पहला एलिमेंट या प्रमोशनल टूल है एडवर्टाइजिंग। ना एडवर्टाइजिंग के बारे में ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा है कि एडवर्टाइजिंग जो होता है वो पेड प्रमोशन होता है। मतलब किसी भी फॉर्म में एडवर्टीजमेंट करने के लिए एक एडवर्टाइजर को पे करना पड़ता है, जैसे टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन, इवन इंटरनेट के ऊपर एडवर्टाइजिंग करने के लिए एडवर्टाइजर को पे करना पड़ता है। फिर एडवर्टाइजिंग जो होता है नॉन पर्सनल होता है। नॉन पर्सनल का मतलब क्या होता है कि एडवर्टाइजिंग में फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। मतलब यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन होता है। जैसे टीवी में एडवर्टीजमेंट चल रहा है तो हम लोग उसको सिर्फ सुन सकते हैं या देख सकते हैं, हम लोग उनको क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एडवर्टाइजिंग को नॉन पर्सनल बोला जाता है। या जैसे ये होर्डिंग है, तो ये होर्डिंग में क्या लिखा हुआ है वो हम लोग पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं, लेकिन हम लोग उनको क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो एडवर्टाइजिंग जो है वो नॉन पर्सनल प्रमोशन होता है। फिर बाद में थर्ड थिंग इज एडवर्टाइजिंग जो होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज का होता है, प्लस आइडियाज का भी होता है। नाउ गुड्स का मतलब आपको पता है कि कोई भी टेंजिबल चीजें होती है तो उसको हम लोग गुड्स बोलते हैं। जैसे कोई भी कंज्यूमर गुड्स हो सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो सकते हैं, जिनको हम लोग टच कर सकते हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं, तो उसको हम लोग गुड्स बोलते हैं। और सर्विसेज मतलब क्या, जैसे बैंक, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सबको हम लोग सर्विसेज बोलते हैं। तो एडवर्टाइजिंग जो होता है वो गुड्स का भी होता है। जैसे आप टीवी, फ्रिज का या शैम्पूज का, सोप्स का एडवर्टीजमेंट देखते हो, सेम तरीके से आप लोग बैंक का, इंश्योरेंस कंपनी का, ट्रांसपोर्ट कंपनीज का या टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज का एडवर्टीजमेंट भी देखते हो। लेकिन एडवर्टाइजिंग जो होता है वो आइडियाज का भी होता है। आइडियाज क्या होते हैं वो मैंने ऑलरेडी एडवर्टाइजिंग के फीचर्स आपको पढ़ाए थे, उसमें बताया था। आइडियाज मतलब क्या होता है कि सोशल अवेयरनेस क्रिएट करना। जैसे कैंसर के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, या क्लीनलीनेस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, या पोलियो के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना। तो बेसिकली ये आइडियाज का एडवर्टाइजिंग जो होता है वो गवर्नमेंट करते हैं, जहां पे गवर्नमेंट सोसाइटी के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं और सोसाइटी में जो इविल्स है या बुराइयां है उनको सोसाइटी में से रिमूव करना चाहते हैं। सो गुड्स एंड सर्विसेज का एडवर्टाइजिंग होता है जो मार्केटर्स प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं। उसी तरीके से आइडियाज का भी एडवर्टाइजिंग होता है जो गवर्नमेंट करते हैं, ताकि वो सोसाइटी में एक अवेयरनेस लाए और सोसाइटी के इविल्स को वो रिमूव कर पाए। और फोर्थ चीज है, एडवर्टाइजिंग जो होता है वो आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर करते हैं। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर का मतलब क्या होता है, वो पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट को कोई प्रोडक्ट या कोई कंपनी स्पॉन्सर करती है। मतलब वो एडवर्टीजमेंट करने के लिए कोई प्रोडक्ट जो होता है उसका ओनर उसके लिए पैसा देता है, या फिर एक कंपनी जो होती है उसके ओनर उसके लिए पैसे देते हैं। सो हर एक एडवर्टीजमेंट को एक स्पॉन्सरर होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे अगर ये चार चीजों को आप लोग कंबाइन करोगे तो वो आपके एडवर्टाइजिंग का मीनिंग होगा, जिसमें आप लोग लिख सकते हो एडवर्टाइजिंग मीन्स it is a paid form of non-personal promotion of idea goods and services by identified sponsor। तो ये चार चीजें जो है एडवर्टाइजिंग के मीनिंग में आना चाहिए ना। एडवर्टाइजिंग जो होता है वो अलग अलग मीडिया के थ्रू किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टीवी, या ऐसे कैटलॉग्स हो सकते हैं। जैसे कि कोई इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं तो इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए कैटलॉग्स होते हैं। या डायरेक्ट मेल, डायरेक्ट मेल का मतलब क्या होता है कि जहां पे कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट की डिटेल के बारे में एक लेटर जो होता है वो कस्टमर के घर पे मेल करते हैं या लेटर भेजते हैं, तो उसको यहाँ पे डायरेक्ट मेल बोलते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि एलआईसी के जो डायरेक्ट मेल होते हैं वो आपके घर पे वगैरह आते हैं, जिसके अंदर एलआईसी के स्कीम्स के बारे में वगैरह लिखा रहता है। या बहुत सारी कंपनी जो होती है वो अपने पैम्पलेट्स को या अपने ब्रोशर्स को लोगों के घर पे पोस्ट से भेजते हैं, तो उसको डायरेक्ट मेल बोला जाता है।
देन होर्डिंग्स, होर्डिंग्स मतलब ऐसे बड़े-बड़े जो बैनर्स होते हैं वो हाईवेज के ऊपर लगे रहते हैं, जिसकी वजह से जो पासर बाइज होते हैं या जो ट्रैवलिंग करने वाले लोग होते हैं वो उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। देन इंटरनेट के थ्रू भी एडवर्टाइजिंग किया जा सकता है, जहाँ पे कंपनी अपनी वेबसाइट बना सकती है या इंटरनेट के ऊपर बैनर्स वगैरह हो सकते हैं, पॉपअप एड वगैरह हो सकता है, यूट्यूब के थ्रू या दूसरे सोशल मीडिया के थ्रू भी यहाँ पे कंपनी एडवर्टीजमेंट कर सकती है और मोबाइल फोन के थ्रू भी एडवर्टाइजिंग हो सकता है। जैसे आप लोग देखते हो कि कोई भी ऐप जब डाउनलोड होता है या कोई भी ऐप आप लोग ओपन करते हो तो बीच में एडवर्टीजमेंट आती है, या फिर आप लोग कोई भी गेम वगैरह मोबाइल के ऊपर खेल रहे हो तो उसमें भी बीच बीच में ऐड आते रहते हैं। उसी के साथ साथ एसएमएस हो सकता है, एमएमएस हो सकता है, जिसके थ्रू कंपनी एडवर्टाइजिंग कर सकती है। सो एडवर्टाइजिंग जो है वो अलग अलग मीडियाज में किया जा सकता है और हर एक मीडिया में एडवर्टीजमेंट करने के लिए कंपनी को यहाँ पे पैसे पे करने पड़ते हैं। इसके लिए एडवर्टाइजिंग जो होता है वो पेड प्रमोशन बोला जाता है। तो ये एडवर्टाइजिंग जो है वो आईएमसी का एक एलिमेंट है, मतलब एडवर्टाइजिंग के थ्रू कंपनी क्या करती है, मार्केटिंग कम्युनिकेशन करती है और अपने टारगेट कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके उनको अवेयर करती है। नाउ ये एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? तो पहला ऑब्जेक्टिव होता है अवेयरनेस क्रिएट करना, जो नए प्रोडक्ट्स होते हैं उसके बारे में लोगों को इन्फॉर्म करके अवेयर करना। देन डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं उसके बारे में नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप होता है, जैसे कि रिसेंटली हम लोग देख सकते हैं कि मैगी का इश्यू क्रिएट हुआ था। मैगी के बारे में काफ़ी सारे कस्टमर्स का नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो चुका था। फिर बाद में उन्होंने एडवर्टाइजिंग के थ्रू लोगों को इन्फॉर्म किया कि मैगी जो है वो अभी कंजम्पशन के लिए सेफ है और उसके थ्रू उन्होंने क्या किया, वो नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया। सो एडवर्टाइजिंग की हेल्प लेके एक एडवर्टाइजर जो है वो अपने प्रोडक्ट के बारे में जो नेगेटिव एटीट्यूड है उसको पॉजिटिव में डेवलप कर सकते हैं। और दूसरा, कभी-कभी क्या होता है कि नए प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर के माइंड में एक न्यूट्रल एटीट्यूड होता है। न्यूट्रल मतलब क्या, कि कस्टमर कंफ्यूज है कि वो नए प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो एडवर्टाइजमेंट करके मार्केटर्स यहाँ पे क्या करते हैं, वो न्यूट्रल एटीट्यूड को भी पॉजिटिव में डेवलप कर सकते हैं। सो पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने में एडवर्टाइजिंग यहाँ पे एडवर्टाइजर को या मार्केटर को हेल्प करते हैं। फिर एनहांस द ब्रांड इमेज। ना ब्रांड इमेज का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट की जो इमेज होती है वो कस्टमर के माइंड में क्रिएट करना। जैसे हेड एंड शोल्डर ने अपना इमेज बनाया है कि वो पर्टिकुलर जो शैम्पू है वो डैंड्रफ के लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव है, या डव ने अपना एक इमेज बनाया हुआ है कि वो जो सोप है वो मॉइस्चराइजिंग सोप है, उसकी वजह से हमारी स्किन जो है मॉइस्चराइज होती है, या संतूर ने अपना एक इमेज बनाया है कि संतूर सोप जो है उसकी वजह से हमारी स्किन जो होती है वो यंग होती है। तो इस हिसाब से कंपनीज क्या करती है, एडवर्टाइजिंग करके अपना ब्रांड इमेज एनहांस करती है। ब्रांड इमेज के साथ-साथ ही कंपनी को कॉर्पोरेट इमेज भी क्रिएट करना पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि ब्रांड इमेज जो होता है प्रोडक्ट का इमेज होता है ताकि वो प्रोडक्ट का सेल बढ़े। उसी तरीके से कंपनी को कॉर्पोरेट इमेज मतलब कंपनी की इमेज भी क्रिएट करनी पड़ती है ताकि स्टेक होल्डर जो कंपनी को सपोर्ट करे। बिकॉज़ जिस कंपनी की कॉर्पोरेट इमेज अच्छी होती है वो कंपनी को सप्लायर जो है वो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं और ज़्यादा क्रेडिट पीरियड ऑफर करते हैं। उस कंपनी में शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं। उस कंपनी को गवर्नमेंट भी सपोर्ट करते हैं। उस कंपनी के प्रोडक्ट जो कस्टमर्स परचेज करते हैं, तो सारे स्टेक होल्डर जो होते हैं वो कंपनी को सपोर्ट करेंगे जो कंपनी की कॉर्पोरेट इमेज अच्छी हो। सो एडवर्टाइजिंग के थ्रू यहाँ पे एडवर्टाइजर्स अपने कॉर्पोरेट इमेज क्रिएट कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ फेस कंपटीशन, मतलब जितनी ज्यादा एडवर्टीजमेंट एडवर्टाइजर्स करेंगे उतना लोगों के माइंड में उनके प्रोडक्ट की इमेज क्रिएट होगी और जिसकी वजह से कस्टमर जो है उनके प्रोडक्ट को बार बार परचेज करेंगे और उसकी वजह से वो कंपनी जो है मार्केट में कंपटीशन को फेस कर पाएगी। जैसे आप कोलगेट का एग्जांपल ले लो या डेटॉल का एग्जांपल ले लो। ये सारे जो प्रोडक्ट्स है इनकी कंटिन्यूअसली एडवर्टाइजमेंट टीवी पे या अलग अलग मीडियाज में आते रहती है, जिसकी वजह से ये मार्केट में कंपटीशन को फेस कर पा रहे हैं और सर्वाइव कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। सो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एक एडवर्टीजमेंट करने के पीछे। तो इस तरीके से एडवर्टाइजिंग के थ्रू एक मार्केटर जो है मार्केटिंग कम्युनिकेशन कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयर कर सकते हैं। फिर सेकंड एलिमेंट इज पब्लिसिटी। नाउ पब्लिसिटी जो होता है वो मास कम्युनिकेशन का एक जरिया होता है। पब्लिसिटी जो होता है वो नॉन पेड होता है। नॉन पेड मतलब क्या, पब्लिसिटी के लिए पैसे नहीं देने पड़ते हैं। जैसे हमने एडवर्टाइजिंग में देखा था कि एडवर्टाइजिंग के लिए पैसे देने पड़ते हैं, वैसे पब्लिसिटी के लिए पैसे नहीं देने पड़ते। इसके लिए पब्लिसिटी जो होता है नॉन पेड होता है। पब्लिसिटी जो होता है वो रिपोर्टर्स के थ्रू या जो कॉलमिस्ट होते हैं, मतलब जो न्यूज़पेपर में कॉलम्स वगैरह लिखते हैं या न्यूज़ वगैरह लिखते हैं उनके थ्रू किया जा सकता है, या जर्नलिस्ट जो होता है उनके थ्रू किया जा सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं कि जैसे कि सपोज एक पर्टिकुलर कंपनी है जिनको कोई अवार्ड वगैरह मिला, या कोई कंपनी है जो नया प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या होगा, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आएंगे या न्यूज़ में रिपोर्टर जो है वो प्रोडक्ट का रिव्यू करेंगे।
तो उसके थ्रू क्या होगा, वो कंपनी की पब्लिसिटी होगी, लोगों को न्यूज के थ्रू और न्यूज रिपोर्टर्स के थ्रू वो कंपनी के नए प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा। जैसे कि आप लोग देखते हो कि बहुत सारे कार के नए नए मॉडल जो होते हैं वो लॉन्च होते रहते हैं, तो उसके बारे में काफी सारे न्यूज के अंदर बोला जाता है कि ये पर्टिकुलर कंपनी के जो कार है उसके नए मॉडल जो है आज लॉन्च हुआ, तो वो उनके लिए क्या हो गया, एक पब्लिसिटी हो गया। या इवन न्यूज़पेपर के अंदर उसके आर्टिकल्स वगैरह आते हैं जिसके अंदर वो कार के बारे में जो फीचर्स होते हैं वो लिखे रहते हैं, तो वो एक पब्लिसिटी का जरिया हो सकता है। तो ये हो गया पॉजिटिव पब्लिसिटी। उसी तरीके से नेगेटिव पब्लिसिटी भी हो सकता है, जहां पे जैसे मैगी का एग्जांपल ले लो, कि मैगी का जब भी इश्यू हुआ था, मैगी के अंदर जब लिमिट से ज्यादा लीड पाया गया तो उसके बारे में उसका नेगेटिव पब्लिसिटी होना शुरू हो गया था, जहां पे हम लोग देखते थे कि हर न्यूज चैनल के ऊपर मैगी के बारे में बोला जाता था, हर एक न्यूज़पेपर में उसके बारे में बोला जाता था, तो ये क्या हो गया, उसका नेगेटिव पब्लिसिटी हो गया। तो पब्लिसिटी जो होता है वो बेसिकली रिपोर्टर्स या कॉलमिस्ट या जर्नलिस्ट जो होते हैं वो करते हैं, जो टीवी के थ्रू या न्यूज़पेपर के थ्रू हो सकता है। और ये पब्लिसिटी जो होता है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जिसके ऊपर मार्केटर का कोई कंट्रोल होता नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि पब्लिसिटी जो होता है वो नॉट पेड होता है, मतलब इसके लिए किसी भी तरीके से पैसे जो होते हैं मार्केटर को पे नहीं करने पड़ते हैं ना। बेसिकली पब्लिसिटी कैसे की जाती है, तो पब्लिक स्पीच के थ्रू यहाँ पे पब्लिसिटी दी जाती है, जहां पे कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं या कंपनी की जो भी हायर अथॉरिटीज है वो पब्लिक स्पीचेस दे सकते हैं, या फिर इंटरव्यूज वगैरह के थ्रू पब्लिसिटी हो सकता है। जैसे कि सपोज कोई कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है तो उनके जो सीईओ होंगे वो क्या करेंगे, मीडिया के अंदर इंटरव्यूज दे सकते हैं, उसके थ्रू भी यहाँ पे पब्लिसिटी की जा सकती है। उसके बाद में सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट किए जा सकते हैं, उसमें पब्लिसिटी हो सकती है। या फिर किसी को चैरिटेबल डोनेशंस वगैरह ऑफर करना, मतलब किसी ऑर्फनेज को डोनेशन वगैरह दे दिया, या किसी ट्री प्लांटेशन के लिए वगैरह डोनेशंस वगैरह देना, या फिर आप लोग देखते हो कि मैराथन्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो उसके थ्रू भी यहाँ पे कंपनी जो है अपनी पब्लिसिटी करते हैं। या फिर कोई भी फिल्म एक्टर, क्रिकेटर्स या पॉलिटिशियन जो होते हैं वो किसी मेगा इवेंट को इनॉग्रेट करते हैं, उसके थ्रू भी यहाँ पे पब्लिसिटी हो सकती है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं, कोई एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिनका बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करना है, तो वहां पे वो लोग क्या कर सकते हैं, किसी फिल्म स्टार को, किसी क्रिकेटर को या किसी पॉलिटिशियन को बुला सकते हैं, और उसके थ्रू उनका जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है उसका वो इनॉग्रेशन कर सकते हैं, तो वो भी एक तरीके का पब्लिसिटी होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती है वो फिल्म स्टार्स को बुलाती है और उनके थ्रू इनॉग्रेशन करती है, ताकि उनको अच्छी पब्लिसिटी मिले। और फिर लास्ट है अरेंजिंग स्टेज शोज। स्टेज शोज का मतलब क्या होता है, जैसे कोई सिंगिंग का शो हो सकता है, कॉमेडी शो हो सकता है, डांस शोज वगैरह हो सकते हैं, तो उसके थ्रू भी यहाँ पे कंपनी क्या कर सकती है, पब्लिसिटी कर सकती है। सो इस तरीके से पब्लिसिटी भी एक मार्केटिंग कम्युनिकेशन का तरीका होता है, जिसके थ्रू मार्केटर जो है वो अपने प्रोडक्ट के बारे में या अपने सर्विसेज के बारे में मार्केट को इन्फॉर्म कर सकते हैं या कम्युनिकेट कर सकते हैं। देन थर्ड एलिमेंट इज सेल्स प्रमोशन। ना बेसिकली सेल्स प्रमोशन कुछ टेक्निक्स होते हैं जिनको यूज किया जाता है सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। अभी ये कौन से टेक्निक्स होते हैं जिसकी वजह से कंपनी का सेल्स बढ़ सकता है, तो जैसे कि कूपन्स वगैरह हो सकते हैं। जैसे कि आप लोग किसी भी शॉपिंग सेंटर में जाते हो तो वो लोग आपको कूपन्स देते हैं, और वो कूपन को यूज करके आप लोग नेक्स्ट टाइम डिस्काउंट ले सकते हो। जैसे कि आपने अगर बिग बाजार में शॉपिंग किया तो वो लोग आपको एक कूपन देंगे जिसके ऊपर आपको 500 रुपीज का या 1000 रुपीज का नेक्स्ट परचेस पे डिस्काउंट मिलेगा। तो डेफिनेटली आप लोग क्या करोगे, नेक्स्ट टाइम भी वहां पे शॉपिंग करने के लिए जाओगे। तो इसकी वजह से कंपनी का क्या हो रहा है, सेल्स बढ़ रहा है। तो कूपन एक सेल्स प्रमोशन का तरीका है जिसके थ्रू कंपनी अपना सेल्स इंक्रीज कर सकती है। देन सैंपल्स हो सकते हैं, जहां पे कंपनी सैंपल्स कस्टमर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। जैसे कि डाबर का जो च्यवनप्राश है उसके ऊपर पतंजलि का जो हनी है वो फ्री मिलता था, तो वो क्या किया जा रहा है, वो सैंपल फ्री में दिया जा रहा है ताकि लोग वो सैंपल को यूज करें, और लोगों को सैंपल अगर अच्छा लगेगा तो लोग क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट को डिमांड करेंगे। तो इस तरीके से सैंपल के थ्रू लोगों को यहाँ पे इन्फ्लुएंस किया जाता है और कंपनी अपना सेल्स इंक्रीज करने की कोशिश करती है। फिर और सेल्स प्रमोशन का तरीका हो सकता है जिसमें एक्सचेंज ऑफर हो सकता है। एक्सचेंज ऑफर मतलब क्या होता है, जहां पे पुराना लेके आओ और नया प्रोडक्ट लेके जाओ। जैसे मोबाइल फोन में हो सकता है, या फिर इवन आप प्रेस्टीज के कुकर का ऑफर देख सकते हो, जहां पे पुराना कुकर लेके आओ, नया कुकर लेके जाओ। ऐसे एक्सचेंज ऑफर जो होते हैं उसके थ्रू भी कंपनी क्या करते हैं, अपना सेल्स इंक्रीज करने की कोशिश करती है। देन आफ्टर सेल सर्विस मतलब जहां पे फ्री होम डिलीवरी हो सकता है। देन ईएमआई फैसिलिटी हो सकती है, या फिर प्रोडक्ट को रिपेयर और मेंटेनेंस सर्विस हो सकता है। तो ये आफ्टर सेल सर्विस के थ्रू भी कंपनी यहाँ पे अपना सेल्स इंक्रीज करने की कोशिश कर सकती है।
कॉम्बो ऑफर हो सकते हैं। कॉम्बो ऑफर का मतलब क्या होता है, जैसे टूथपेस्ट खरीदा तो उसके ऊपर ब्रश फ्री, शैम्पू खरीदा तो उसके ऊपर कंडीशनर फ्री। तो ऐसे कॉम्बो ऑफर्स के थ्रू कंपनी यहाँ पे क्या करती है, अपने प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज करती है। फिर गारंटी एंड वारंटी, क्योंकि आजकल कस्टमर जो है वो जब भी ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स परचेस करते हैं तो उनको वो प्रोडक्ट की गारंटी और वारंटी चाहिए रहती है। तो बेसिकली गारंटी या वारंटी क्या होता है, एक अश्योरेंस होता है कि प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा रहेगा। और ये अश्योरेंस कौन देते हैं, मार्केटर्स देते हैं कस्टमर्स को। तो जिसकी वजह से कस्टमर जो प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो गारंटी और वारंटी भी सेल इंक्रीज करने का एक टेक्निक है। फिर बाद में फ्री गिफ्ट, जहां पे मार्केटर जो है वो कस्टमर को कोई भी फ्री गिफ्ट्स वगैरह दे सकते हैं, ताकि कस्टमर जो है उनके पास से ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग करे। और कॉन्टेस्ट वगैरह हो सकते हैं, जहां पे अलग अलग क्वेश्चंस वगैरह पूछे जा सकते हैं, जिसके आंसर्स पूछे जाते हैं। या फिर कोई कुकिंग का कॉन्टेस्ट हो सकता है, जहां पे उनको वो रेसिपी बनानी होती है और उसके फोटो जो होते हैं वो मार्केटर को सेंड करने होते हैं। तो इस तरीके से ये अलग अलग टेक्निक जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं। और ये टेक्निक यूज करने के पीछे का मार्केटर का जो पर्पस होता है वो होता है अपना सेल्स इंक्रीज करना। उसी को यहाँ पे सेल्स प्रमोशन बोला जाता है। नाउ सेल्स प्रमोशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो सेल्स प्रमोशन के थ्रू कंपनी अपने नए प्रोडक्ट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करती है। जैसे मैंने आप लोगों को फ्री सैंपल के बारे में बताया, कि पहले कंपनी क्या करती है, कुछ दिनों के लिए फ्री सैंपल जो होते हैं वो कस्टमर्स को देते हैं। और फिर बाद में एक बार कस्टमर को प्रोडक्ट अच्छा लगा तो उसके बाद में कंपनी वो प्रोडक्ट को उनको सेल करना शुरू कर देती है। तो नए प्रोडक्ट को यहाँ पे कंपनी इजीली इंट्रोड्यूस कर सकती है। दूसरा है अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स एंड स्टिमुलेट द डिमांड। मतलब सेल्स प्रमोशन की वजह से कंपनी क्या कर सकती है, मैक्सिमम कस्टमर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकती है, या डिमांड को इंक्रीज कर सकती है। जैसे कि हम लोग अमेज़न का एग्जांपल लेते हैं। अमेज़न जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ सेल्स प्रमोशन करते रहते हैं, जहां पे वो डिस्काउंट्स वगैरह देते हैं और अलग-अलग ऑफर्स उनके पास होते हैं, जिसके थ्रू नए-नए कस्टमर जो होते हैं वो अमेज़न के तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं और उनका जो डिमांड है वो बढ़ते जा रहा है। इसके लिए अमेज़न जो है वो एक टॉप की ई-कॉमर्स कंपनी बन चुकी है। फिर बाद में इंक्रीज द सेल्स ड्यूरिंग स्लैक पीरियड। स्लैक पीरियड का मतलब क्या होता है, ऐसा टाइम जहां पे डिमांड बहुत ही कम होता है। तो उस टाइम पे थोड़ा सा सेल्स इंक्रीज करने के लिए कंपनी यहाँ पे क्या करती है, सेल्स प्रमोशन का हेल्प लेती है। जैसे कंपनी कोई डिस्काउंट्स वगैरह देगी, ताकि जब ऑफ सीजन होता है या जब भी डिमांड बहुत ही कम होती है तभी उनका प्रोडक्ट का सेलिंग जो है वो इंक्रीज हो जाए। जैसे कि आप लोग देखते हो कि जैसे ही रेनी सीजन चला जाता है तो रेनी सीजन के जो फुटवेयर वगैरह होते हैं तो उनकी डिमांड भी कम हो जाती है। तो मार्केटर्स क्या करते हैं, उसको डिस्काउंट के थ्रू बेचने की कोशिश करते हैं। या आप लोग देखते हो कि स्टॉक क्लियरेंस डिस्काउंट वगैरह होता है, तो उसमें डिस्काउंट देके वो प्रोडक्ट को जो है वो सेल किया जाता है। तो स्लैक पीरियड मतलब क्या, कि जहां पे डिमांड बहुत ही कम है, तो ऐसे पीरियड में कंपनी सेल्स प्रमोशन का हेल्प ले सकते हैं और अपना सेल्स इंक्रीज कर सकती है। फिर बाद में है एनकरेज डीलर टू कैरी स्टॉक एंड प्रमोट द सेल ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर कंपनी सेल्स प्रमोशन वगैरह करेगी, जैसे कॉम्बो ऑफर दे रही है, डिस्काउंट दे रही है, एक्स्ट्रा क्वांटिटी दे रही है, तो उसके वजह से जो डीलर्स है, मतलब रिटेलर्स वगैरह है, होलसेलर्स है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो कंपनी का प्रोडक्ट अपने यहाँ पे स्टॉक करेंगे। बिकॉज जब डिस्काउंट मिलेगा, कॉम्बो ऑफर्स वगैरह होंगे, तो कस्टमर वो प्रोडक्ट को ज्यादा डिमांड करेंगे। तो डीलर्स या रिटेलर जो होते हैं वो ऐसे प्रोडक्ट को अपने शॉप में स्टॉक करते हैं जिनका सेल ज्यादा हो। तो उसके वजह से कंपनी जो होती है वो सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज करती है, ताकि प्रोडक्ट का सेल जो है वो इंक्रीज हो और उसकी वजह से डीलर जो है वो प्रोडक्ट को अपने शॉप में स्टॉक करे। देन काउंटर द सेल्स प्रमोशन कैंपेन ऑफ द कॉम्पिटिटर। अगर कॉम्पिटिटर कुछ भी कर रहा है तो उसके ऊपर काउंटर अटैक करने के लिए भी कंपनी यहाँ पे सेल्स प्रमोशन कर सकती है। जैसे कि सपोज कोई ए कंपनी है जो बी कंपनी की कॉम्पिटिटर है। अगर ए कंपनी ने 10% डिस्काउंट दिया तो बी कंपनी क्या करेगी, 12% डिस्काउंट देगी। तो इस तरीके से अगर कॉम्पिटिटर हमारा कोई भी सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी करता है तो उसके ऊपर काउंटर अटैक किया जा सकता है और ज्यादा इफेक्टिव सेल्स प्रमोशन के थ्रू। सो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स है सेल्स प्रमोशन के। और सेल्स प्रमोशन के थ्रू भी कंपनी क्या कर सकती है, अपना मार्केटिंग कम्युनिकेशन कर सकती है। इसके लिए आईएमसी का एक एलिमेंट है। देन नेक्स्ट एलिमेंट इज पब्लिक रिलेशन, जिसको हम लोग पीआर बोलते हैं। पीआर जो होता है, इसके थ्रू कंपनी जो है वो अलग अलग जो ग्रुप्स होते हैं उनके साथ एक रैपो मेंटेन करती है। रैपो का मतलब ही क्या होता है, रिलेशन। अब ये कौन से ग्रुप्स होते हैं, तो जैसे एम्प्लॉयज है, कस्टमर्स है, सप्लायर्स है, या इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, ये सबके साथ कंपनी यहाँ पे एक रैपो बिल्टअप करना चाहती है। यहाँ पे कंपनी जानना चाहती है कि ये जो अलग अलग ग्रुप्स है
इनका कंपनी के पॉलिसीज के बारे में, प्रोसीजर के बारे में और एक्शन के बारे में क्या एटीट्यूड है और क्या ओपिनियन है। जैसे कि सपोज कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया तो कस्टमर्स का उसके लिए क्या एटीट्यूड है या क्या ओपिनियन है। या कंपनी सपोज अपना आईपीओ मार्केट में ला रही है, जिसको हम लोग इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं, मतलब कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में बेचना चाहती है, तो इन्वेस्टर्स का उनके तरफ क्या अप्रोच होगा। या कंपनी ने एम्प्लॉयज के लिए कोई पॉलिसी बनाई, तो वो पॉलिसी की तरफ एम्प्लॉयज का क्या एटीट्यूड है और क्या ओपिनियन है, वो यहाँ पे कंपनी पब्लिक रिलेशन के थ्रू जानना चाहती है। सो पब्लिक रिलेशन जो होता है उसके थ्रू कंपनी कंपनी की जो पॉलिसीज है, प्रोसीजर्स है और एक्शन है, उसके तरफ अलग अलग ग्रुप्स का क्या ओपिनियन है और क्या एटीट्यूड है वो इवेलुएट करना चाहती है। नाउ यहाँ पे पब्लिक रिलेशन के थ्रू कंपनी टू वे कम्युनिकेशन करती है, जिसके थ्रू कंपनी अपना रैपो, गुडविल, अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस जो होता है वो डेवलप करती है। जैसे कि सपोज सोसाइटी है जो कंपनी के पास से कोई चीज के बारे में क्लैरिफिकेशन जानना चाहती है, तो यहाँ पे कंपनी क्या करेगी, मीडिया के थ्रू वो पब्लिक को कम्युनिकेट करेगी। तो यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है कि पब्लिक ने कंपनी को क्वेश्चन पूछा और कंपनी ने उसका आंसर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन करके कंपनी अपना रैपो, गुडविल, अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस डेवलप करती है। और बेसिकली पब्लिक रिलेशन जो होता है वो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए नहीं होता है, तो पब्लिक रिलेशन जो होता है वो कंपनी की इमेज फेवरेबल बनाने के लिए होता है। तो इसके लिए यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, अलग अलग ग्रुप के साथ अपना एक रिलेशन मेंटेन कर रही है, रैपो बिल्टअप कर रही है, ताकि कंपनी का एक फेवरेबल इमेज बने। और जब कंपनी का फेवरेबल इमेज बनेगा तो डेफिनेटली कंपनी का सेल जो है वो बढ़ेगा। सो पब्लिक रिलेशन का डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि कंपनी का प्रोडक्ट जो है उसका सेल हो, बल्कि उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि कंपनी की एक फेवरेबल इमेज जो है वो मार्केट में डेवलप हो जाए। सो इस तरीके से यहाँ पे पब्लिक रिलेशन के थ्रू भी कंपनी मार्केटिंग कम्युनिकेशन कर रही है। देन नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट मार्केटिंग। नाउ डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली अपने टारगेट कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करती है, ताकि कस्टमर जो है वो कंपनी को फेवरेबल रिस्पॉन्स दे। यहाँ पे कोई भी इंटरमीडियरीज नहीं होते हैं, मतलब यहाँ पे कोई रिटेलर, होलसेलर्स वगैरह जो होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं। डायरेक्टली कंपनी और टारगेट कस्टमर्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल डायरेक्ट मेथड्स यूज किए जाते हैं, जैसे येलो पेजेस या डायरेक्ट मेल, मतलब जैसे सेल्स लेटर वगैरह कस्टमर के घर पे पोस्ट के थ्रू भेजा, या ब्रोशर भेजा, या कैटलॉग वगैरह भेजा, या फिर कंपनी डोर टू डोर कॉलिंग करके भी यहाँ पे अपना मार्केटिंग कम्युनिकेशन जो है वो कस्टमर तक पहुंचा सकती है। सो ये सारे ट्रेडिशनल डायरेक्ट कम्युनिकेशन के मेथड है जो काफी सालों से चलते आ रहे हैं। उसी के साथ कुछ मॉडर्न डायरेक्ट मार्केटिंग के मेथड भी हो सकते हैं, जहां पे कंपनी टेली मार्केटिंग हो सकता है, मतलब टेलीफोन के थ्रू कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकती है। या डायरेक्ट रेडियो सेलिंग, मतलब डायरेक्ट रेडियो के थ्रू भी यहाँ पे कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को इन्फॉर्म कर सकती है। फिर मैगजीन और टीवी एडवर्टाइजिंग या ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू यहाँ पे कंपनी डायरेक्टली कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन कर सकती है। नाउ कुछ कंपनीज है जो डायरेक्ट मार्केटिंग करती है, जैसे एमवे, टपरवेयर, डेल कंप्यूटर, गेटवे, ये सारी कुछ कंपनीज है जो क्या करती है, डायरेक्ट मार्केटिंग करती है, जहां पे वो कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जो है उनके ब्रोशर्स के थ्रू या उनके सेल्स लेटर के थ्रू पहुंचाती है, जिसकी वजह से कस्टमर को उनके नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलता है। जैसे आपने टपरवेयर के ब्रोशर्स वगैरह देखे होंगे, या एमवे के आप लोगों ने ब्रोशर्स देखे होंगे, जिसके अंदर उनके सारे प्रोडक्ट की डिटेल होती है, प्लस उनका कॉन्टैक्ट डिटेल होता है, जहां पे कस्टमर जो है उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनके प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी इंटरमीडियरी नहीं है, मतलब कोई भी रिटेलर या होलसेलर नहीं है, डायरेक्टली कंपनी क्या कर रही है, कस्टमर के साथ कम्युनिकेट कर रही है। तो ये एक मार्केटिंग कम्युनिकेशन का एलिमेंट हो सकता है। देन पर्सनल सेलिंग। ना पर्सनल सेलिंग को ही यहाँ पे सेल्समैनशिप बोला जाता है, जो काफी ओल्ड और मोस्ट पॉपुलर मेथड है गुड्स और सर्विसेज के सेलिंग का। ना यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जिनको हम लोग सेल्समैन बोलते हैं, वो लोग क्या करते हैं, कस्टमर को अपने गुड्स के बारे में और सर्विसेज के बारे में प्रेजेंटेशन देते हैं और उनको कन्विंस करते हैं या परसुएट करते हैं, ताकि वो कस्टमर जो है प्रोडक्ट को परचेज करे। तो बेसिकली यहाँ पे जो सेल्समैन होते हैं वो प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के बारे में, प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में, डिस्काउंट्स के बारे में वगैरह बात करते हैं, ताकि कस्टमर जो है इन्फ्लुएंस हो जाए और वो प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर प्लेस करे। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स है वो और जो पोटेंशियल कस्टमर्स है उनके बीच में फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो सेल्समैन है वो प्रोडक्ट की डिटेल जो है कस्टमर्स को बताते हैं और कस्टमर जो है अपने डाउट जो है वो सेल्समैन को पूछ सकते हैं।
तो यहाँ पे फेस टू फेस और टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है। एडवर्टाइजिंग में हमने देखा था कि वहां पे नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होता है, मतलब क्या कि वहां पे वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, जहां पे एडवर्टाइजर सिर्फ वो एडवर्टीजमेंट को देख सकते हैं, सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं, लेकिन वो उनको क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन पर्सनल सेलिंग या सेल्समैनशिप जो होता है, इसमें सेलर और पोटेंशियल बायर के बीच में फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, तो ये एक पर्सनल कम्युनिकेशन का तरीका है। नाउ ये जो पर्सनल सेलिंग होता है, इसमें फ्लेक्सिबल अप्रोच होना चाहिए। फ्लेक्सिबल अप्रोच का मतलब क्या होता है कि कस्टमर के सिचुएशन को या कस्टमर के इंटरेस्ट को जान के उसके हिसाब से सेल्समैन जो है वो अपना डिसीजन ले सकता है कि किस तरीके से वो कस्टमर को कन्विंस करना है। अगर सपोज कस्टमर्स बहुत ज्यादा इनफॉर्मली बिहेव करते हैं, तो उसी हिसाब से जो सेल्समैन है वो थोड़ा इनफॉर्मल होके वो कस्टमर के साथ बात करेंगे और उनको प्रेजेंटेशन देंगे और उनको कन्विंस करेंगे प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। बट सपोज कोई पर्टिकुलर कस्टमर जो है वो काफी फॉर्मल है, तो ऑब्वियसली सेल्समैन भी वहां पे क्या करेंगे, फॉर्मली उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे और उनको प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए कन्विंस करेंगे। तो यहाँ पे सेल्समैन जो है वो कस्टमर के रिएक्शन को देख के, कस्टमर के सिचुएशन को या इंटरेस्ट को देख के उसके हिसाब से अपना सेलिंग स्टाइल जो है बदल सकते हैं। पर्सनल सेलिंग दो टाइप के हो सकते हैं। एक होता है अक्रॉस द काउंटर सेलिंग। अक्रॉस द काउंटर सेलिंग का मतलब क्या होता है, जहां पे कस्टमर जो है शॉप में जाते हैं और सेल्समैन को प्रोडक्ट के डिटेल पूछ सकते हैं, या इवन सेल्समैन वहां पे प्रोडक्ट की डिटेल जो है कस्टमर को बता सकते हैं। और डोर टू डोर सेलिंग, जहां पे सेल्समैन जो है वो कस्टमर के पास जाते हैं या कस्टमर के डोर स्टेप पे जाते हैं और उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करते हैं और प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए कन्विंस करते हैं। तो ये दो टाइप होते हैं पर्सनल सेलिंग के। तो इस तरीके से पर्सनल सेलिंग के थ्रू भी कंपनी क्या कर रही है, यहाँ पे मार्केटिंग कम्युनिकेशन करती है। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट इज स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कुछ स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं या कुछ कल्चरल या सोशल इवेंट्स होते हैं, तो वहां पे कुछ कंपनीज या बिजनेसमैन जो होते हैं वो स्पॉन्सर करते हैं। स्पॉन्सर करना मतलब क्या, उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए वो लोग पैसे देते हैं और उसके बदले में वो पर्टिकुलर इवेंट के अंदर उनकी एडवर्टीजमेंट वगैरह लगाई जाती है या फिर उनके पोस्टर्स वगैरह वहां पे पुटअप किए जाते हैं। जैसे कि स्पोर्ट्स का अगर हम लोग एग्जांपल लेंगे, तो उसमें आईपीएल को जो स्पॉन्सर करने वाली कंपनी वो है वीवो, या इवन बहुत सारे जो क्रिकेट मैचेस होते हैं उसको ओप्पो जो है वो भी स्पॉन्सर करते हैं। तो उसके बदले में क्या होता है, वो जो क्रिकेट का ग्राउंड होता है वहां पे उनके बैनर्स वगैरह लगाए जाते हैं। फिर बाद में कुछ कल्चरल या सोशल इवेंट होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे मुंबई के अंदर गणपति जो होता है वो काफी बड़ा फेस्टिवल होता है। तो वो गणपति को कुछ कंपनी जो होती है या कुछ बिजनेसमैन जो होते हैं वो स्पॉन्सर करते हैं और उसके बदले में वो जो गणपति का पंडाल होता है वहां पे आजू बाजू में वो पर्टिकुलर बिजनेस के जो होर्डिंग्स होते हैं या पोस्टर्स वगैरह होते हैं वो हैंग किए जाते हैं। तो इस तरीके से स्पॉन्सरशिप के थ्रू कंपनी क्या कर सकती है, अपनी एक डिस्टिंक्ट इमेज जो है वो क्रिएट कर सकती है। जैसे हम लोग वीवो कंपनी का एग्जांपल लेते हैं कि वीवो कंपनी जो है वो काफी पुरानी कंपनी नहीं है, ऐसे देखा जाए तो ये एक नई कंपनी है, लेकिन बहुत ही कम समय में उनकी एक इमेज बन चुकी है और कस्टमर्स ने उनको एक्सेप्ट किया है। इट इज बिकॉज उन्होंने आईपीएल को स्पॉन्सर किया है। तो ये स्पॉन्सरशिप की वजह से भी क्या हो सकता है कि कंपनी का और प्रोडक्ट का एक डिस्टिंक्ट इमेज बन सकता है, और जहां पे कस्टमर्स को कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर कर सकती है। ना ये स्पॉन्सरशिप करने के पीछे कंपनी का पर्पस क्या होता है, तो सबसे पहला पर्पस ये होता है कि जो ब्रांड नेम है या कंपनी नेम है उसको लोग फेमिलराइज करे या लोगों को वो पता चले, इसके लिए यहाँ पे स्पॉन्सरशिप किया जाता है, जैसे कि मैंने वीवो का आपको एग्जांपल दिया। देन सेकेंड पर्पस इज री कॉर्पोरेट आइडेंटिटी। री का मतलब क्या होता है, स्ट्रांग बनाना। कि स्पॉन्सरशिप की वजह से कंपनी क्या कर सकती है, अपनी कॉर्पोरेट आइडेंटिटी जो है उसको स्ट्रांग बना सकती है। जैसे हमारे यहाँ पे मैराथन्स वगैरह होते हैं, तो मैराथन्स को आप लोग देखोगे तो काफी सारी कंपनी जो स्पॉन्सर करती है, ताकि वो बैंक जो है उनकी कॉर्पोरेट आइडेंटिटी एकदम स्ट्रांग हो जाए। तो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी री या स्ट्रांग बनाना ये स्पॉन्सरशिप का एक पर्पज हो सकता है। और लास्ट पर्पज इज अट्रैक्ट द मीडिया इंटरेस्ट, कि मीडिया को जो है वो कंपनी अट्रैक्ट करना चाहती है, उसकी वजह से भी कंपनी यहाँ पे स्पॉन्सरशिप करती है। तो इस तरीके से ये स्पॉन्सरशिप से भी कंपनी क्या करती है, मार्केटिंग कम्युनिकेशन कर सकती है। नेक्स्ट एलिमेंट इज ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशन। नाउ ट्रेड फेयर एग्जीबिशन क्या होते हैं, तो यहाँ पे कुछ कंपनीज होती है जिनके कुछ लेटेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जिनको शोकेस या डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, और जो बायर्स होते हैं वो बायर्स क्या कर सकते हैं, वहां पे एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो और वो कंपनी के प्रोडक्ट को देख सकते हैं और उनको अगर वो प्रोडक्ट अच्छा लगा तो वहां पे वो प्रोडक्ट को ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन जो होते हैं वो ऐसे एक प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पे बायर और सेलर जो एक दूसरे को
मिल सकते हैं, जहां पे सेलर जो है अपने प्रोडक्ट को शोकेस या डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं और बायर जो है वो नए नए प्रोडक्ट को देख के उनको जो भी प्रोडक्ट पसंद आता है उसको वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सो हमारे यहाँ पे काफी सारे एग्जीबिशंस वगैरह होते हैं। अगर आप एग्जीबिशंस में वगैरह विजिट करोगे तो वहां पे आपको काफी सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट जो हो देखने को मिलेंगे, जो जनरली हम लोग को हमारे आजू बाजू में दिखाई देते नहीं है। तो कहीं पे भी अगर फ्री में एग्जीबिशंस वगैरह हो रहे तो आप लोग वहां पे विजिट कर सकते हो, जहां पे आपको काफी सारे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट जो दिखाई देंगे। सो ये एग्जीबिशन ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहां पे कंपनी जो है वो अपने बायर्स को मिल सकती है, जहां पे कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में बायर्स को इन्फॉर्म कर सकती है और बायर जो है वो प्रोडक्ट को ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो बायर और सेलर को टुगेदर लाने का एग्जीबिशन एक प्लेस होता है। प्लस ये एग्जीबिशन की वजह से काफी सारे नेटवर्क जो होते हैं वो क्रिएट हो सकते हैं, मतलब कंपनी के काफी सारे कॉन्टैक्ट जो होते हैं वो क्रिएट हो सकते हैं। जैसे कि सपोज एक पर्टिकुलर एग्जीबिशन के अंदर एक कंपनी ने अपना स्टॉल लगाया है, तो काफी सारे बायर जो है वहां पे विजिट कर सकते हैं और कंपनी जो है बायर के जो डिटेल्स है वो नोट डाउन करके ले सकती है। फिर बाद में कंपनी उनको 15 दिन के बाद में या 1 महीने के बाद में कांटेक्ट कर सकती है और उनको अपने प्रोडक्ट की और डिटेल में इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड कर सकती है। तो ये एग्जीबिशंस के थ्रू कंपनी क्या कर सकती है, अपने नेटवर्क जो है उसको एक्सपैंड कर सकती है। नेटवर्क एक्सपैंड करना मतलब क्या, नए नए लोगों के साथ अपने कॉन्टैक्ट जो है बढ़ाना। ना यहाँ पे एग्जीबिशंस में कंपनी पार्टिसिपेट करती है, उसके पीछे कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो सबसे पहले कंपनी को अपना प्रोडक्ट जो होता है डेमोन्स्ट्रेट करना होता है, क्योंकि एग्जीबिशन ऐसे प्लेसेस होते हैं जहां पे काफी सारे बायर्स आते हैं, तो कंपनी उनको अपना प्रोडक्ट जो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकती है। दूसरा, यहाँ पे कंपनी स्टडी कर सकती है कि कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं या कॉम्पिटिटर्स की एक्टिविटी क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एग्जीबिशन में काफी सारे स्टॉल्स होते हैं, तो आपके बाजू में आपके काफी सारे कॉम्पिटिटर्स होंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन से नए टाइप के प्रोडक्ट जो है बना के बेच रहे हैं या कौन से नए टाइप की वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है डिजाइन कर रहे हैं। तो आपको कॉम्पिटिटर्स की एक्टिविटीज को भी स्टडी करने में यहाँ पे हेल्प हो सकती है। फिर एग्जीबिशन की वजह से आपको पोटेंशियल बायर्स के साथ कांटेक्ट एस्टेब्लिश करने में हेल्प होता है, बिकॉज मैंने आपको बताया कि जो भी बायर्स आपके स्टॉल पे विजिट करेंगे उनके आप कांटेक्ट डिटेल्स ले सकते हो और बाद में उनको आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो इस हिसाब से पोटेंशियल बायर के साथ आप आपके कॉन्टेक्ट को डेवलप कर सकते हो। फिर बाद में यहाँ पे जो मार्केटर्स होते हैं उनको रिसेंट मार्केट ट्रेंड्स और अपॉर्चुनिटीज पता चल सकती है, मतलब रिसेंटली बायर्स को क्या चाहिए या मार्केट में क्या ट्रेंड में चल रहा है या फिर मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, तो वो यहाँ पे मार्केटर को पता चल सकता है। बिकॉज यहाँ पे काफी सारे स्टॉल्स अवेलेबल होते हैं, तो कॉम्पिटिटर्स को देख के कस्टमर को यहाँ पे पता चल सकता है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज उनको बिजनेस में हो सकती है, या कस्टमर के साथ इंटरैक्ट करके उनको पता चल सकता है कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है या कस्टमर्स की क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसको मार्केटर यहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं। तो एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के पीछे हर एक मार्केटर के ये सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन के थ्रू भी कंपनी यहाँ पे क्या करती है, मार्केटिंग कम्युनिकेशन करती है। और लास्ट वाला एलिमेंट है पैकेजिंग। ना जो भी प्रॉपरली डिजाइन पैकेज होता है वो यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव बायर को इन्फ्लुएंस करने में और इंड्यूस करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि पैकेजिंग को अगर आप लोग देखोगे तो काफी अट्रैक्टिव तरीके से पैकेजिंग बनाया जाता है, जिसके ऊपर ग्राफिक्स होते हैं, जिसके ऊपर प्रोडक्ट के डिटेल्स होते हैं, जिनको यूज करके कंपनीज क्या करती है, कस्टमर को इन्फ्लुएंस करती है और प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए इंड्यूस करती है। तो एक प्रॉपरली डिजाइन पैकेज जो होता है वो कस्टमर्स को, वो कंपनी का सेल्स बढ़ाने में कंपनी को हेल्प कर सकता है। पैकेजिंग के अलग अलग रोल हो सकते हैं, जैसे कि पैकेजिंग की वजह से प्रोडक्ट की डिटेल जो है कस्टमर को पता चल सकती है। फिर बाद में पैकेजिंग के वजह से प्रोडक्ट जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे प्रोटेक्शन हो सकता है, बिकॉज अगर पैकेजिंग नहीं रहेगा तो प्रोडक्ट जो है डैमेज हो सकता है। इवन पैकेजिंग की वजह से प्रोडक्ट जो है उसको प्रॉपरली हैंडल भी किया जा सकता है। फिर बाद में पैकेजिंग की वजह से प्रोडक्ट की क्वालिटी जो होती है वो प्रिजर्व रहती है, बिकॉज सूटेबल पैकेज जो होता है उसके अंदर प्रोडक्ट को पैक किया जाता है, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी जो होती है मेंटेन रहती है। जैसे कि हम लोग कैडबरी डेयरी मिल्क का एग्जांपल लेते हैं कि उसका पैकेज जो होता है काफी थिक होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो चॉकलेट होता है वो प्रिजर्व्ड रहता है, उसकी क्वालिटी जो होती है वो खराब नहीं होती है। पर अगर सपोज उसी चॉकलेट को कागज के अंदर रैप करेंगे तो डेफिनेटली उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसकी क्वालिटी खराब हो सकती है। सो पैकिंग जो होता है क्वालिटी को प्रिजर्व करने का काम भी करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है पैकिंग जो प्रमोशन का काम भी करता है, बिकॉज जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि
काफी कलरफुल पैकिंग होते हैं जिसके ऊपर काफी सारे ग्राफिक्स वगैरह यूज किए जाते हैं, प्रोडक्ट की डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसको देख के कस्टमर्स क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो पैकिंग जो है वो एक प्रमोशन का तरीका है जिसके थ्रू कंपनी क्या करती है, अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को कम्युनिकेट करती है। तो इस तरीके से पैकेजिंग भी जो है मार्केटिंग कम्युनिकेशन का एक तरीका है। सो ये सारे एलिमेंट्स होते हैं जो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन में यूज किए जाते हैं। ये अलग अलग जो एलिमेंट्स है इसका कंपनी यहाँ पे कॉम्बिनेशन कर सकती है। जैसे कंपनी थोड़ा एडवर्टीजमेंट, थोड़ा सा पब्लिसिटी और थोड़ा सा सेल्समैनशिप, ये तीनों को कंबाइन कर सकती है, या दूसरे एलिमेंट्स को यहाँ पे कंपनी कंबाइन कर सकती है और अपना मार्केटिंग कम्युनिकेशन कर सकती है। इसके लिए इसको इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन बोला जाता है, मतलब कंबाइंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, जहाँ पे दो चार एलिमेंट्स को कंबाइन करती है कंपनी और मैक्सिमम कस्टमर्स को इंड्यूस करके अपना सेल जो इंक्रीज करने की कोशिश करती है। So this was all about elements of IMC. Thank you students. Please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.